ओके, सो दिस इज बेसिकली अ क्वेश्चन। हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंगली हमने ये बात की थी कि भाई रेलिवेंट कॉस्ट में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे रेलिवेंट कॉस्ट में 4-5 कंडीशन, 3 कंडीशंस हैं मेनली। एक फ्यूचर कॉस्ट होना चाहिए, एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट होना चाहिए और एक रियल कैश फ्लो होना चाहिए, तो वो रेलिवेंट होगा। ठीक है। फिर हमने मटेरियल की कॉस्ट रेलिवेंट देखी थी कि जी मटेरियल में हमने देखा था कि जी मटेरियल में 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो अवेलेबल होगा या वो नॉट अवेलेबल होगा। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम परचेज करते हैं, वो रेलिवेंट कॉस्ट होगी। अगर अवेलेबल है तो फिर रेगुलर यूज़ वो है या नॉट इन रेगुलर यूज़। रेगुलर यूज़ में मार्केट प्राइस है, नॉट इन रेगुलर यूज़ उसकी स्क्रैप प्रोसीडिंग्स हम लेते थे। फिर हमने लेबर के ऊपर बात की थी कि जी बेसिक पे रेलिवेंट होती है, आइडल टाइम रेलिवेंट नहीं होता, बोनसेस रेलिवेंट होते हैं, ओवर टाइम रेलिवेंट होता है, सैलरीज रेलिवेंट नहीं होती। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब बेसिकली अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट की रेलेवेंट कॉस्ट अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि ये कितनी होगी। अच्छा, बाय द वे टुडे इज द लास्ट क्लास फॉर दिस सेशन, फॉर स्प्रिंग 2021 सेशन, राइट? तो इसके बाद मंडे को आपका एक क्विज होगा और वेडनेसडे को आपका लास्ट एक क्विज हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने रेलेवेंट कॉस्टिंग के क्विज का कहा है, तो वो फिर अब मंडे वेडनेसडे को मैं ले लूंगी, राइट? चलिए जिसकी रिक्वायरमेंट को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। Prepare a cost statement using relevant costing principles showing minimum cost. Minimum cost का मतलब ये है कि उससे कम कॉस्ट हम कस्टमर को चार्ज नहीं कर सकते, एंड दिस इज इन मोस्ट ऑफ द केसेस रेलिवेंट कॉस्ट। ठीक है, कि हर वो कॉस्ट जो डिसीजन के लिए रेलिवेंट है वो हम ले लेंगे, जो डिसीजन के लिए रेलिवेंट नहीं है वो हम छोड़ देंगे। तो सारी रेलिवेंट कॉस्ट लेने के बाद सर ये आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, that should be charged for the contract. Make detailed notes to show which how each cost has been arrived and explaining why each of those costs has been included or excluded from your statement. अच्छा, ये जो सेकंड पार्ट है ये एग्जामिनर इसलिए देता है क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि रेलेवेंट कॉस्ट है तो वो तो लिख देते हैं, इररेलेवेंट कॉस्ट को वो लिखते ही नहीं है। वो कहते हैं कि यार ये इररेलेवेंट है, ये क्यों लिखे? तो एग्जामिनर हमेशा कहते हैं कि देखिए जो रेलेवेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के मार्क्स है, लेकिन इनरेलेवेंट को भी आइडेंटिफाई करने के मार्क्स है। क्या आपको पता होना चाहिए कि ये संक कॉस्ट है इसलिए रेलेवेंट इररेलेवेंट ले रहे हैं, या ये कमिटेड कॉस्ट है इसलिए इररेलेवेंट ले रहे हैं, या ये नोशनल कॉस्ट है इसलिए इररेलेवेंट है। तो वो रीजन आपको पता होना चाहिए। बहरहाल, चलिए जी, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। The telephone company, the telephone company is a company specializing in the provision of telephone system for commercial clients. There are two parts of the business: installing telephone system in the business, either first time installation or replacement installation. Supporting the telephone system with annually renewable maintenance contract. Okay. T company has been approached by a potential customer, Push company. He wants to install a telephone system in new offices at its opening. While the job is not particularly large one, T company is hopeful of future business in the form of replacement systems and support contract from Push company. Therefore, the T company is keen to quote a competitive price for the job. The following information should be considered. So, हम जिस कंपनी के लिए काम करें, that is T company. Our customer is the Push company. वन ऑफ अच्छा, अब हमें यहाँ से डिसाइड, हम यहाँ से पढ़ते जाएंगे सारे पॉइंट्स को और ये डिसाइड करते जाएंगे कि कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट है और कौन सी कॉस्ट इररेलेवेंट है, और अगर इररेलेवेंट है तो क्यों इररेलेवेंट है, रेलेवेंट है तो कितनी रेलेवेंट है। ठीक है, ओके। वन ऑफ द कंपनी सेल्समैन, अब फर्स्ट पॉइंट उसने दिया, वन ऑफ द कंपनी सेल्समैन हैज बीन sorry has already been to visit Push company to give them demonstration of the new system together with the complimentary lunch, the cost of which total 400. ठीक है, a company salesman has already been to visit Push company to give them the demonstration of the product. अब आप ये सोच, बेटा रिक्वायरमेंट क्या है? ओके, अब आप इस स्टेटमेंट को देख के क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट के लिए रेलेवेंट कॉस्ट है या नहीं है? मैम उसी के लिए अनम्यूट किया था, इररेलेवेंट होगी। ये इररेलेवेंट है, रेलेवेंट है? इररेलेवेंट। इररेलेवेंट इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी बेन है, संक कॉस्ट है। सम कॉस्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्समैन कॉस्ट
हम यहाँ पे डैश डाल के और फिर आगे लिखेंगे सन कॉस्ट, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट द सेकंड वन, द इंस्टॉलेशन is expected to take 1 week. The installation is expected to take 1 week to complete and would require 3 engineers, each of whom is paid monthly salary of 4,000. Do you think salaries can be relevant? मैम ये भी इररेलेवेंट है। और कोई है क्लास में? कितने बच्चे हैं? सब आप ही हैं क्या? नहीं, 10 बच्चे हैं। 10 भी कम है वैसे तो। बहरहाल, सैलरी रेलेवेंट होगी नहीं होगी? सैलरी मैम यूज अभी तक तो हमने यही पढ़ा है कि सैलरी जो है वो इररेलेवेंट होती है क्योंकि इट्स अ कमिटेड कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मजीद उसने क्या कहा, द इंजीनियर्स हैव जस्ट had their annually renewable contract renewed with T company. One of the three engineers has a spare capacity. ठीक है, spare capacity to complete the work, but the other two have to be moved from contract X. एक तो फारिग है लेकिन बाकी दो को हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा. In order to complete this one, contract X generate a contribution of 5 per engineer hour. There are no other engineers available to continue with contract X if these two engineers are taken off the job. It would mean that T company would miss its contractual completion deadline on contract X by 1 week. This is basically the consequence of that. As a result, T company would have to pay a penalty of $500 since there is no other work scheduled for their engineers in 1 week's time. It would not be a problem for them to complete contract X at that point of time. अब देखें, सैलरी तो इरेलीवेंट है और ये जो $5 की कॉस्ट है, क्या ये रेलेवेंट है? मैम जिसके लिए स्पेयर टाइम है उसके लिए इररेलेवेंट होगी क्योंकि वो आइडल टाइम में आ रहा है, बाकी दोनों के लिए रेलेवेंट है। बाकी दोनों के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। और कोई है जिसके जिसके जहन में है कोई और पॉइंट? देखिए, एक बंदा जो फारिग बैठा हुआ है उसकी तो कोई भी कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है बिकॉज सैलरी हम उसको पे कर रहे हैं ऑलरेडी, और अगर वो उस टाइम पे काम कर लेता है तो ऑब्वियसली वो उसको उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं, हम नहीं भी दे रहे। लेकिन दो लोग ऐसे हैं जो इस वक्त बिजी हैं एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे जो कि आपके लिए $5 पर इंजीनियर आर का कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि भाई आप आ जाएं काम करने के लिए क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर उनको हमने शिफ्ट करवा दिया इस प्रोजेक्ट पे तो उस प्रोजेक्ट पे भी काम करने वाला कोई दूसरा बंदा नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज वी कंसिडर दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्स कंप्लीट होगा ही नहीं? सोचें ये वाला पॉइंट। This would mean that the T company would miss its contractual completion deadline on contract X by 1 week. इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्स मेरा खत्म नहीं होगा। देखिए, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन उस वक्त होता है जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्स को कंप्लीट ना कर पाए। अगर हम कहें ना कि जी कॉन्ट्रैक्ट एक्स इसकी वजह से हमारा छूट जाएगा या नहीं हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे, उस केस में लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन रेलेवेंट होगा। यहाँ पे मसला ये नहीं है कि हम कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे इशू ये है, बेटा माइक म्यूट करें। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दूसरा कॉन्ट्रैक्ट डिले हो जाएगा, और डिले होने की वजह से हमें कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी? $500। तो इन दिस केस salary of engineers will be irrelevant because it's a committed cost, right? And penalty will be relevant cost. Why? Because company will bear this extra expenditure because of this contract. कहीं किसी और को पे करेंगे लेकिन पे इसकी वजह से होगा, तो ये रेलेवेंट कॉस्ट होगी। यहाँ पे किसी को कोई मसला है? ये जो इंजीनियर की सैलरी है ये क्यों नहीं होगी रेलेवेंट? मतलब ये तो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना। नहीं, तो एक्स्ट्रा शिफ्ट क्यों करने पे कर? देखिए, अगर तो हम इस प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियर्स को हायर करते तो एक्स्ट्रा पैसे होते,
ये तो ऑलरेडी कंपनी के एम्प्लॉई हैं। देखो सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी का मतलब ये है कभी काम ज्यादा होता है कभी कम होता है। ज्यादा होगा तब भी आपको उतने ही पैसे मिलेंगे, कम होगा तब भी आपको उतने ही पैसे मिलेंगे। तो आप सैलरी तो वही दे रहे हैं चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो इन दैट केस इट्स अ कमिटेड कॉस्ट, यू हैव टू पे दी सैलरी। मिस इसकी जगह अगर एक्स्ट्रा दे रहे होते इनको दूसरे डिपार्टमेंट में आने के, फॉर एग्जांपल 7 दे रहे होते तो फिर वो $2 वो रेलेवेंट होती। जी, जो एक्स्ट्रा हम पे करेंगे फिर वो रेलिवेंट होगा। ठीक है भाई। ठीक है। अच्छा, अब आए जरा थर्ड पॉइंट पे। T company's technical advisor will also need to dedicate 8 hours of his time to this job. ठीक है, 8 hours की बात हो रही है। He is working at full capacity, so he would have to work overtime in order to do this. He is paid an hourly rate of 40 and is paid for all overtime at the premium of 50% above his usual hourly rate. क्या ये relevant होगा? ओवरटाइम Yes, क्योंकि ये रेलेवेंट है। एडिशनल काम करेगा। ठीक है, ओवर टाइम रेलेवेंट होगा। सो ओवरटाइम पूरा रेलेवेंट होगा। सो 60 per hour into 8 hours. 60 times 8, 36, 42, 48, 480। 480. ठीक है। अच्छा, फिर उसे कहा कि जी 2 visits would need to be made by the site inspector to approve the completed work. He is an independent contractor who is not employed by T company and charges push company directly for the work. His cost is 200 for each visit made. 2 विजिट करने हैं, $200 की कॉस्ट है। डू यू थिंक इट्स अ रेलिवेंट कॉस्ट? Yes, No मैम। he would approve this work, ना? मैम लेकिन पुश कंपनी डायरेक्टली उसको पे कर रही है ना, इसका टी कंपनी का इससे तो कोई ताल्लुक नहीं। ये बात है। उसने क्या कहा, द एंड चार्जेस पुश कंपनी डायरेक्टली फॉर द वर्क। वी आर टी कंपनी, पुश कंपनी इज द कस्टमर। तो वो कस्टमर को चार्ज करेगा, वो हमें तो नहीं चार्ज कर रहा ना। तो जब हमें कोई कॉस्ट बियर ही नहीं करनी पड़ रही तो वो तो रेलिवेंट होगी नहीं ना। मिस 3 में 20 से मल्टीप्लाई होगा ना? नहीं 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 नहीं, 60 से। 3 में 60 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ओवर टाइम हम कस्टमर के लिए कर रहे हैं ना। तो ओवर टाइम का बेसिक पे भी जाएगा और प्रीमियम भी जाएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है। 4 इसलिए इररिलेवेंट है क्योंकि 4 में कौन सी कॉस्ट, किस बंदा कौन है ये कॉन्ट्रैक्टर है ना, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। इसकी कोई भी कॉस्ट रेलेवेंट नहीं होगी बिकॉज दिस इज पेड बाय कस्टमर विच इज पुश कंपनी। तो हमें तो कोई कॉस्ट ही नहीं बियर करनी पड़ रही। कॉस्ट ही नहीं है तो फिर रेलेवेंट होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, उसके बाद मजीद उसने क्या दिया, 5th पॉइंट। T companies T company trainer would need to spend 1 day at push company delivering training. He is paid a monthly salary of 1500 but also receive a commission of 125 for each day spent delivering training at client site. 1500 relevant होगा? नहीं नहीं, committed cost है। 125 for each day relevant होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। ये तो कमीशन है ना, मतलब ये भी कमिटेड ही है ना एक तरह से। ये किसने कहा आपको? मैम ये मतलब रेलेवेंट होगा। भाई अगर हम उससे एक दिन काम नहीं करवाएंगे तो हम उसको कमीशन नहीं पे करेंगे। अच्छा भाई सेल्स नहीं होगी तो सेल्समैन को भी कमीशन तो नहीं पे कर रहे ना। सेल्समैन की सैलरी फिक्स है लेकिन कमीशन तो फिक्स नहीं होता। तो इसका जो कमीशन है वो रेलेवेंट होगा। कमीशन 125 और एक दिन की बात है सिर्फ। सो $125 विल बी रेलेवेंट एंड सैलरी विल बी इररेलेवेंट ड्यू टू कमिटेड कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, व्हाट एल्स? 120 telephone handsets 120 telephone handsets would be needed
टू सप्लाई टू पुश कंपनी, ये इतनी की रिक्वायरमेंट है। The current cost of these is 18.2 each. Although T company already has 80 handsets in the inventory, these were bought at the price of 16.8 each. The handsets are the most popular model on market and frequently requested by T company's customer. अब मुझे 120 टेलीफोन हैंडसेट्स चाहिए, मेरे पास अवेलेबल कितने हैं? 80। मेरे पास 80 अवेलेबल हैं और मेरे पास 40 जो है वो नॉट अवेलेबल है। जो नॉट अवेलेबल होते हैं वो हम परचेज करते हैं, तो उसके लिए रेलिवेंट होती है मार्केट प्राइस, और जो रेलिवेंट हो अवेलेबल होता है उसके लिए हमें चूज करना होता है कि जी रेगुलर यूज में है या नहीं है। तो आपको इस वर्डिंग्स को देखते हुए, इन वर्डिंग्स को देखते हुए क्या लगता है, ये रेगुलर यूज में है? यस मैम, मार्केट प्राइस पे होगा। इसकी भी मार्केट प्राइस पे जाएगा। ये मार्केट प्राइस को अक्सर रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। तो मार्केट प्राइस इज 18.2. 18.2 will be considered for both cases. So 18.2 multiplied by 120 डायरेक्टली बताएं जरा मुझे कितना आ रहा है? मैम 2184। 2184 ये हो जाएगी, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, और जो 16.4 है वो इररेलेवेंट है। व्हाई? बिकॉज दैट इज अ संक कॉस्ट। परचेज कॉस्ट है तो वो संक कॉस्ट है। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट को जरा आप लोग खुद से पढ़ें और देखें कितना समझ में आ रहा है। सुकून से इसको पढ़ें और पहले खुद जरा एक्सप्लेनेशन बनाई क्या बोल रहा है, फिर हम इस पर बात करते हैं। ये पॉइंट मुझे ये समझ में नहीं आया, करंट कॉस्ट और प्राइस में क्या फर्क हुआ? मतलब अगर वो ये कह रहा है कि वो बॉट एट प्राइस ऑफ 16.8, इसका मतलब ये आपकी बुक वैल्यू है कि जी हमने 2 महीने पहले इसको 16.8 का खरीदा था। वो पैसे तो अब रिकवर नहीं हो सकते, इस वजह से वो इररेलेवेंट है। अभी क्या रेलेवेंट है? अभी जो हम उसको खरीदेंगे जिस प्राइस पे, वो रेलेवेंट होगा। ये बुक वैल्यू है। ठीक है, आगे समझ में। मैम इसमें या तो मतलब देयर आर टू केसेस के हम लोग या जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है उसको मॉडिफाई करके स्वाइप टू ऑफर कर दें पुश कंपनी को, या फिर उसको सेल करके स्वाइप टू नया खरीद लें, राइट? तो इसमें जो भी कम कॉस्ट वाला होगा वो हम कंसिडर करेंगे, रेलिवेंट दोनों होंगे उस हिसाब से, अच्छा आई गेस। चलो लेट्स सी। मतलब जिस कॉस्ट पे स्वाइप 1 2 महीने पहले लिया था वो फिलहाल इररेलेवेंट होगी, करंट मार्केट प्राइस भी इररेलेवेंट होगी, उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है 3000 वो रेलेवेंट है, और स्वाइप 2 की करंट मार्केट प्राइस रेलेवेंट है, और मॉडिफाइबल जिस पे कॉस्ट जिस मॉडिफिकेशन के लिए यूज हो रही है वो रेलेवेंट है। चले देखते हैं, आराम आराम से करते हैं। देखिए, वी नीड अ सिस्टम कॉल्ड स्वाइप टू। ठीक है, हमें इसकी जरूरत है। ओके, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ स्वाइप टू इज 10,800। या तो हम इसको परचेज कर लें। अगर हम परचेज करेंगे तो ये कितने का मिलेगा मार्केट में? 10,800 का। दिस इज द मार्केट प्राइस। सवाल ये पैदा होता है कि क्या खरीदने की जरूरत पड़ेगी? उसने कहा, although T company has an older version of the system Swipe 1 in the inventory, which could be modified at a cost of 4,600. तो जो पहले हमने इन्वेंट्री में खरीद के रखा हुआ था, T company paid 5,400 for Swipe 1 when it ordered in error 2 months ago. तो हमने 5,400 का खरीदा 2 महीने पहले।
अब अगर हमने 5400 का बाय किया है तो सर 5400 तो रेलिवेंट नहीं होगा, बिकॉज दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड, वो एक इररिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी, उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, इसको तो छोड़ दें आप। हाँ, लेकिन इसको अगर हम यूज करते हैं तो हमें फर्दर मॉडिफिकेशन कितनी करवानी पड़ेगी, 4600 की। ये रेलिवेंट हो सकता है, सॉरी, ये रेलिवेंट होगा, क्योंकि अगर मैंने स्वाइप 1 को यूज किया स्वाइप 2 की जगह पे तो 4600 की एडिशनल कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम स्वाइप 2 So खरीदते हैं, 5400 is like the sunk cost. एग्जैक्टली दैट इज द संक कॉस्ट, राइट। Okay. ये स्वाइप 2 की कॉस्ट है, या तो मैं ये खरीद लूं, और अगर स्वाइप 1 जो रखा हुआ है अगर मैं वो यूज करूं तो वो ऐसे ही नहीं यूज कर सकते, उसके लिए 4600 की एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। ठीक है, अच्छा 5400 तो रेलिवेंट है एंड हैज नो अदर यूज फॉर इट। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ स्वाइप 1 इज 5450। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, अगर हम इसको मार्केट से खरीदेंगे तो ये 5450 का पड़ेगा, हम खरीदेंगे ही नहीं, खरीदने की जरूरत ही नहीं है हमें, हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है, हम उसी का कोई यूज नहीं है। तो जब एक चीज रखी हुई है उसी का कोई यूज नहीं है तो खरीदने की तो कोई सेंस ही नहीं बनती ना, दिया हुआ है उसने मार्केट प्राइस। Although if tea company try to sell the one they have, it could be deemed to use and therefore worth only 3000। अब सोचें क्या ये 3000 रेलेवेंट है? यस मैम। ये रेलेवेंट है, क्योंकि स्वाइप 1 को यूज करने से दो मसले हैं, एक तो मेरा 3000 का हम उसको मार्केट में पहले बेच सकते थे, जो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है पहले तो वो मेरी जाया हो जाएगी, उसके ऊपर मुझे 4600 का मजीद एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, तो 3000 का नुकसान और 4600 का एडिशनल एक्सपेंडिचर, टोटल कितना बन रहा है ये? 7600. 7600। अब मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं स्वाइप 2 खरीद लूं नया और 10800 पे कर दूं, या फिर स्वाइप 1 यूज कर लूं और उसमें 7600 की कॉस्ट आएगी। क्या करूं मैं? Lower cost. लोअर कॉस्ट विच इज 7600 इन दिस केस। तो यहाँ पे फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहाँ गया, ओके, यहाँ पे स्वाइप 2 लिख देते हैं, यहाँ पे इसकी स्वाइप 2 की जो कॉस्ट है, हमें ओरिजिनली तो स्वाइप 2 चाहिए था ना 7600, या अगर आप कंफ्यूजन से बचाना चाहते हैं तो 1 कर लें, हम चलें, लोग कोई इसको मसला नहीं। इस सिचुएशन में भी कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोग बेच के उसी अमाउंट से नया वाला खरीद रहे हैं, या वो काउंट नहीं होता? अक्लमंदी है क्या ये काम करना? सोचें। हाँ, मतलब अगर कॉस्ट उस तरह कम आती है तो वैसे तो मतलब सिर्फ 200 का फ़र्क है इस केस में, लेकिन अगर मतलब एक सुने डिफरेंट सुने सिनारियो सुने में। सुने सुने बेटा, सबर सबर, हम अगर बेचेंगे 3000 का बिकेगा, मेरे पास 3000 रुपये आएंगे, हम जब स्वाइप 1 को ही खरीदने जाएंगे तो 5450 की कॉस्ट आएगी। हाँ, 1 को नहीं, फिर 2 को। अच्छा, स्वाइप 1 को बेचे 3000 का और स्वाइप 2 खरीद लें उससे, हाँ ये ऑप्शन तो भी सोचा नहीं मैंने, ये भी चेक कर लेते हैं। 10800 का हम खरीदेंगे और 3000 का हम बेच रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा आप स्वाइप 1 बेच के स्वाइप 1 खरीद के और फिर उसकी मॉडिफिकेशन करेंगे, सॉरी माय नहीं मिस्टेक। नहीं। तो ये स्वाइप 1 बेचेंगे तो पैसे आएंगे, स्वाइप 2 खरीदेंगे तो पैसे जाएंगे, तो ये कितना बन रहा है 7800। हाँ, ये ऑप्शन भी कंसिडर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी तो ये कॉस्ट ज्यादा आ रही है ना, अगर ये ऐसा होता कि यहाँ पे 7000 आती ना तो फिर हम ये वाला काम कर लेते। समझ लिया बात, सही कह रही हैं आप। अगर ऐसा होता तो फिर हम ये भी कर सकते थे, ये भी ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है, हम कर सकते हैं। आपको तो सिर्फ ये डिसाइड करना है ना कि कॉस्ट कहाँ पे कम पड़ रही है, अगर ऐसा है तो ऐसा कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये है नहीं इसलिए मैं काट दे रही हूँ उसको, वरना बच्चों को बाद में ये तो याद रहेगा नहीं कि हमने क्या पढ़ा था, वो ये देखते रहेंगे ये क्वेश्चन में कहाँ से आ रहा है। विल कंसीडर 7600 इन दिस केस, राइट नाउ। सिर्फ दोस्तों का फर्क है तो बेहतर नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी ले लें? सर कॉस्ट पे भी हम बात कर रहे हैं, अभी हम नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स पे बात नहीं कर रहे।
और जब हम मॉडिफिकेशन करेंगे तो मॉडिफिकेशन का मतलब ही है कि दैट विल बी इक्विवेलेंट टू स्वाइप 2 इन दैट केस। ओके। और अगर वो बात कहता है ना कि पार्ट बी में, जैसे अगर वो, जैसे पार्ट ए है ये, इसमें पार्ट बी में कहता है कि कंसिडर एनी अदर फैक्टर विच यू थिंक माइट बी इम्पोर्टेंट फॉर दिस डिसीजन, तो उसमें फिर हम ये वाली बातें कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1000 meters of cable will be required to wire up the system. The cable is used frequently by T company and has 200 meters in inventory, which costs 1.2 per meter. The current market price for the cable is 1.3 per meter. तो ये मैम जो संक कॉस्ट होगी ये रेलेवेंट होगी। सो और दोनों, और ये है रेगुलर यूज में तो पूरा 1000 रेलेवेंट हो जाएगा। 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.3 दैट इज इक्वल टू 1300। तो केबल की 1300 की कॉस्ट रेलेवेंट होगी। ठीक है भाई। Now the last one is you should assume that there are 4 weeks in each month and that the standard working week is of 40 hours। उसको तो छोड़ दें आप। बस इन सब चीज़ों को आप ऐड कर लें तो आपके पास रेलेवेंट कॉस्ट आ जाएगी इस प्रोजेक्ट की। यानी इस प्रोजेक्ट की वजह से आपकी इतनी कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी, कॉस्ट या लॉस जो भी आप उसको कह लें। 500 प्लस 480 125, अब फिर इसको प्लस कर लीजिएगा। ठीक है भाई। तो हमने जो मटेरियल लेबर वगैरह अलग अलग पढ़ा था वो बेसिकली अलग अलग नहीं आता, वो एक प्रोजेक्ट के लिहाज से आता है कि जी प्रोजेक्ट में मटेरियल भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, ओवरहेड्स भी हैं, सारी चीज़ें। तो अब क्या करना है,